हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है हमारी क्लास में, जिसमें आज हम करेंगे कवर पूरे उदाहरण चैप्टर 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जितने भी उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण एनसीईआरटी से सीधा सीधा बोर्ड वाला पूछ लेता है कि भैया उदाहरण नंबर सीधा सीधा दिया, आपको डिजिट भी चेंज नहीं करता। तो उदाहरण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई। बस थोड़ा सा टाइम देना अपने भाई को और थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजें समझ में आएगी। व्हाइट बोर्ड है, देख के भाग मत जाना भाई। आपके हाथ जोड़ के विनती है कि क्लास को एक बार पूरा देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए देर न करते, फटाफट करते क्लास को शुरू। तो सारे उदाहरण का खात्मा करेंगे आज। चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो उदाहरण नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत प्यारा है, क्योंकि देखने में बड़ा है लेकिन करने में छोटा सा है। समझ आया? चलिए, क्या बोला है देखना मेरे भाई। कह रहा है चंपा एक सेल में कुछ पैंट तथा कुछ स्कर्ट खरीदने गई। शुरू करेगा पहले बताओ, शुरू कर दे। देख कॉपी पेन लेके बैठ जाना मेरे भाई, ठीक है। चले देखे, चंपा है भैया, चंपा चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। तो उसे कुछ पैंट चाहिए और कुछ स्कर्ट चाहिए। सवाल समझ में आएगा तो इसका हल जरूर समझ में आएगा, ठीक है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा, उसकी सहेलियों ने कुछ पूछा, क्या पूछा? प्रत्येक के कितने नग खरीदे। कहता है प्रत्येक के कितने कितने नग खरीदे, मतलब कि भैया स्कर्ट कितनी खरीदी है और पैंटे कितनी खरीदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया भाई? कुछ तो बोलेगी वो। क्या बोला? यहां से हमारा सवाल शुरू हो जाता है, यहां से सवाल शुरू हो जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है इसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। समझ आया? उसने क्या कहा कि भैया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। चलो फिर क्या कहता है? कहता है स्कर्ट की संख्या, दोबारा से उसने क्या उत्तर दिया? दोबारा उसने उत्तर दिया कि जितनी भी स्कर्ट खरीदी है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। इस बार भी तो दोबारा फिर बताया, घुमा फिरा के। अच्छा, तो सहेलियों की यह जानने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी और कितने स्कर्ट खरीदे। समझ आया? प्रश्न समझ में आया? देखिए, इससे हम क्या करेंगे, हमें ये वर्ड प्रॉब्लम देते हैं और बहुत फंसा देते हैं एग्जाम में, लेकिन अपने को आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसको हमें समीकरण में चेंज करना है। देखिए ध्यान से देखेंगे। चलिए हल देखेगा इसका, हल देखते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हमें पैंट और स्कर्ट माननी है। तो मान लेते हैं कि माना ध्यान से देखना, माना एक तो पैंट है और एक स्कर्ट है। तो माना स्कर्ट की संख्या कितनी है मेरे भाई? x, तथा पैंट की संख्या कितनी है मेरे भाई? y है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि मान लिया हमने स्कर्ट की संख्या x है तथा पैंट की संख्या y है। कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं ना। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ भाई कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई व्हाइट बोर्ड है तो इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार क्वालिटी कैसी आ रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है भाई। चलो मेरे भाई, तो हमने क्या किया कि स्कर्ट x मान लिया और पैंट y मान ली। अब शर्त नंबर फर्स्ट, पहली शर्त क्या कहती है? शर्त नंबर फर्स्ट सी, पहली शर्त मतलब पहले सवाल क्या कह रहा है अपने को? ध्यान से देखना बहुत ध्यान से। कहता है कि भैया स्कर्ट की संख्या कौन है? स्कर्ट की संख्या तो x है, तो स्कर्ट की संख्या बराबर खरीदी गई पैंटों की संख्या क्या है? y है। खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी मतलब 2 से गुना, 2 गुनी मतलब 2 से गुना, 3 गुनी मतलब 3 से गुना, 4 गुनी मतलब 4 से गुना। 2 गुनी से
दो कम है, कम का मतलब मैं माइनस लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और ये दो, तो मेरे भाई x बराबर कितना आ जाएगा? 2y और माइनस में 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समीकरण नंबर 1 बन गई क्या? बताओ समीकरण नंबर 1 बन गई क्या? या फिर ऐसा कर लो, या फिर ऐसा कर लो क्या, ध्यान से देखना क्या, कि इस 2y को इधर ले लो, तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस में 2y और बराबर में -2। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, ये है मेरी समीकरण नंबर 1, क्योंकि मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि लगा के खत्म कर सकता हूं। आप ग्राफ खींच के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? चलिए, अब पहली शर्त से तो बन गई, अब दूसरी शर्त पे चलते हैं। शर्त नंबर 2 क्या कहते हैं मेरे भाई? शर्त नंबर 2 से, ये जो शर्त है ना, ये ध्यान से समझना, प्रश्न जो जो कहता जाए वो करते जाओ, जो प्रश्न जो कहता जाए वो करते जाओ, आराम से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना मेरे भाई, ठीक है? तो ब्लैक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कहता है? कहते हैं, दोबारा उसने उत्तर दिया, दोबारा बोली घुमा फिरा के, कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है इस बार। मतलब स्कर्ट की संख्या कौन है मेरे भाई? x है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, पैंटों की संख्या कौन है? y है। इसके 4 गुने से, 4 गुने से कितनी कम है मेरे बच्चे? 4 कम है। बताओ समझ में आया? क्लियर है? समझ आ गई बात कि भैया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है, ठीक है? तो x बराबर 4 की y में करेंगे तो कितना? 4y और ये माइनस में 4, इसको इधर ले लो मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कि x माइनस 4y और बराबर में -4। समीकरण नंबर बन के तैयार हो गई है 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया आराम से? कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, कोई जल्दबाजी करके नहीं पढ़ाता आपको, आराम आराम से पढ़ाता हूँ। तो आप भी यार थोड़ा सा टाइम दो अपने भाई को, तभी कुछ सिखा पाएंगे, ठीक है? व्हाइट बोर्ड है, कुछ पढ़ाएंगे नहीं या कुछ होगा नहीं, ऐसा देख के मत भाग जाना भाई, ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए। समीकरण 1 मिली, समीकरण 2 मिली, समीकरण 1 मिली, समीकरण 2 मिली, क्या मैं विलोपन विधि लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे? विलोपन विधि द्वारा हम लोग लिखेंगे यहां पे विलोपन विधि से। तो मेरे भाई विलोपन विधि से शुरू करते, क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म कर लेंगे, और क्या है ना? कुछ दिया तो है नहीं, कौन सी विधि से करो, तो चॉइस आपकी है, जोन सी से भी कर लो भाई। तो मेरे पास है समीकरण नंबर 1 है x माइनस 2y बराबर -2, समीकरण 1, और x माइनस 4y बराबर -4, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि लगाएंगे। देखिए विलोपन विधि लगती कब है? जब आपके चर जो है ये आपस में बराबर हो, कोई सा एक चर, कोई भी एक चर बराबर हो। विलोपन विधि का मतलब है किसी एक चर को खत्म करना है, ठीक है ना? विलोपन विधि का मतलब है किसी एक चर को खत्म करना है। तो कर दो खत्म भैया, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे? माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हमने क्या किया? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया, और जब घटाएंगे ना मेरे भाई साइन बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। ये कैसा चिन्ह है? प्लस का, कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये कैसा है? माइनस का, कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये कैसा है? माइनस का, कैसा हो जाएगा? प्लस का। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है बात? समझ आया? क्या किया कि विलोपन विधि का जब इस्तेमाल करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस करते ही चिन्ह बदल देंगे, ठीक है? अब चेक करो, इससे ये खत्म भाई, माइनस प्लस माइनस खत्म। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4y में से 2y गए, तो मेरे भाई कितना बचेगा? 2y, और प्लस का बचेगा, प्लस की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? 2 बचेगा। 4 में से 2 गए 2, ठीक है? अब मुझे y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए 2/2, क्योंकि ये उधर भाग जाएगा तो कैसा हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, 2 ही कम 2, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, अब हम क्या करेंगे? ये मान समीकरण 1 में रख देंगे भैया, समीकरण 1 में रखने पर, क्यों? क्योंकि y और x ई तो माने हैं हमने पैंट और स्कर्ट, तो y तो निकल गया, मतलब पैंट की संख्या तो निकल गई, y तो निकल गया, मतलब पैंट की संख्या तो निकल गई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है? तो समीकरण 1 का है, बताओ जरा। समीकरण 1 मेरी ये है भाई कि x माइनस
2y, y का मान कितना है भाई, y का मान 1 है और बराबर में -2, यही तो है, चेक करो। x सॉरी ये कर ले तो ज्यादा बेहतर रहता, x माइनस 2y बराबर -2, तो x माइनस 2y की जगह कितना चिपका दिया, 1 चिपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x 2 एकम 2 माइनस का 2 और बराबर में -2, ठीक है मेरे भाई। तो x बराबर, इसको उधर भेज दो, तो इसको उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 2, तो कितना देगा मेरे भाई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताइए कोई डाउट है क्या, एक बार देख के करके बताइए, तब तक मैं क्वालिटी चेक कर लेता भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। क्वालिटी चेक कर लेता हूँ मैं, आप नोट करो भाई फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। सही दिख रहा है भाई, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं, ठीक है। चलो जी, तो चलते हैं अगले वाले उदाहरण पे। अगले वाला उदाहरण क्या है, कैसे है देखते हैं। तो देखते हैं मेरे भाई उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या दिया हुआ, ठीक है, बहुत आसान है। और देखिए इस उदाहरण में ना, इस वीडियो में, इस क्लास में आप मेरे भाई विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लगानी सीख जाएंगे, इतना आपके भाई गारंटी देता है। बस थोड़ा सा टाइम दो, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। चलिए तो उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से इस्तेमाल करना है। तो अगर जो बच्चा नया है और जिसे प्रतिस्थापन विधि आज तक समझ में नहीं आई, तो मेरे भाई ये सवाल देख लेना, जिंदगी में कभी प्रतिस्थापन विधि नहीं भूलने दूंगा, इतनी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई समीकरण दे रखी है अपने आप को 2, ठीक है, हमारे को 2 समीकरण, पहली समीकरण 2 समीकरण। क्यों? क्योंकि युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। समीकरण का जोड़ा मिलेगा आपको, 2 मिलेगी मेरे भाई। चलो ठीक, तो हल शुरू कर देते हैं। तो देखना ध्यान से, जब भी प्रतिस्थापन लगाएंगे, प्रतिस्थापन का मतलब है एक चर का मान निकालो दूसरे में रख दो, एक चर की वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो। प्रतिस्थापन यानी कि दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब रखने पर, प्रतिस्थापन मतलब रखने पर, समझ आया। चलिए देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कभी भी प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है तो मेरे भाई क्या करो, समीकरण 1 लेके चल दो, ये समीकरण 2 लेके चल दो, जो आपको आसानी लगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 2 लेके चलता हूँ। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, क्या लिखूंगा मेरे भाई, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है मेरे बच्चे, कि x प्लस में 2y और बराबर में 3, यही तो समीकरण 2 है मेरी, यही तो समीकरण 2 है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से x का मान निकाल लूंगा। जब x की वैल्यू निकालूंगा तो इसको उधर भेज देंगे, x निकालेंगे तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस में 2y। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समीकरण नंबर 3 बन गई आपकी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी थी तो इसको इधर भेज दिया, तो माइनस का हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या मुझे x की वैल्यू मिल गई, मिल गई। अब मैं प्रतिस्थापन विधि का, एक चर की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी एक चर की वैल्यू। एक चर की वैल्यू मतलब एक चर बराबर में बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर x का मान समीकरण किसमें रखो। देखो आप क्या लेके चले हो, आप क्या लेके चले हो मेरे भाई, 2 लेके चले हो। समीकरण 2 लेके चले हो तो 1 में रखना पड़ेगा, 1 लेके चलोगे तो 2 में रखना पड़ेगा। ये बात इधर सेट कर लो, ठीक है। 2 लेके चले तो इसमें रखना पड़ेगा, 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ध्यान रखना, फोकस रखना, सीधा भेजे में जाएगा सवाल, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। समीकरण 1 ये रही मेरी, तो 7x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x का मान है 3 माइनस 2y, जहां पे x है वहां पे चिपका सकता हूं कि क्या, कि 3 माइनस 2y, ठीक है मेरे भाई। और माइनस में 15y और बराबर में 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया आराम से भाई। ब्रैकेट है तो गुणा कह सकता हूं, मल्टीप्लाई या गुणा है तो कर दो मल्टीप्लाई। 7 की 3 में करेंगे 7 के 21 माइनस 7 दूनी 14y और माइनस में 15y और बराबर में 2।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या होगी नहीं? समझ आ गया आराम से? अब मैं क्या करूंगा, इसको उधर भेज देता हूँ। क्यों भेजूंगा, क्यों भेजूंगा? क्योंकि मेरे भाई ये खाली नंबर है, ये खाली नंबर है, और खाली नंबर उधर जाएगा और वेरिएबल एक तरफ रहेंगे। तो चेक करो इधर क्या बच जाएगा मेरा, माइनस का 14y और माइनस का 15y बराबर में 2 माइनस में 21। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी? चेक करो, नहीं कुछ हो सकता है क्या भैया? माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 14y और 15y कितना हो गया? 14 दूनी 28 रे 29, तो माइनस का 29y और बराबर में माइनस का 19। ठीक है, कैलकुलेशन चल रही है और कुछ नहीं। अब क्या करूं मैं, y का मान निकालना है मुझे, माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा 19 बटे में 29। बात समझ में आ गई मेरे भाई? ये 29 को मैंने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइडर में यानी कि बट्टे में चला गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब क्या करें भाई, y का मान तो मिल गया, हल करने का मतलब क्या है? हल करने का मतलब है x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है। हल का मतलब ये होता है कि आप x का मान भी निकालो और y का भी, जो भी आपको इसमें समीकरण में दे रखे चर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर बात एक ही है, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो या रख दो, बात एक ही है। ठीक है, करो जी, क्या करे जी, यही करो कि y जहां पे है वहां पे क्या रख दे अपन, 19 बटे में 29 रख दे। तो भैया x माइनस एक्स बराबर 3 माइनस 2y, चेक करो x बराबर 3 माइनस 2, और ये y क्या है अपना, y की जगह क्या चिपका सकता हूँ, 19 बटे में 29, 19 बटे में 29। समझ आया, समझ आया? आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से सीखो। ठीक है भैया, तो x बराबर 3 माइनस, मेरे भाई इसके बटे में 1 है, और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, पोस्ट है, तो मेरे भाई क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ब्रैकेट है तो गुणा कर देंगे। तो कर दो भैया, 19 दूनी 38 और 29 के 29। बताओ समझ आ गया? आराम से कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर इसके बटे में 1, एलसीएम ले दूंगा तो कितना आ जाएगा, 29, 29 के 29 एलसीएम, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 29 के 87 माइनस 38 का 38, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, x की फाइनल वैल्यू 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और 8 17। ठीक है, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, 49 बटे में 29 बचेगा मेरे भाई, 49 बटे में 29 बचेगा। तो मिल गई हमें y का मान भी और x का मान भी, तो y का मान भी और x का मान भी, तो y हमने ये निकाल लिया और x हमने निकाल लिया, और जब x और y का मान आ जाता है तो उसे ही हम कहते हैं ये हल है हमारे। समझ आया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ प्रतिस्थापन विधि भी आपकी सोल्व हो चुकी होगी, बहुत आसानी से समझा, आराम से समझा है। चलिए भाई फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूं भाई। बस बने रहना, आपको हर एग्जांपल एकदम यहाँ पे सेट होगा, फिर एक्सरसाइज भी आप दर्ज होगा, बेहतरीन तरीके से आप एक्सरसाइज को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं कैसा है मेरे भाई। चलिए चलिए तो मेरे भाई उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, आने के पूरे पूरे चांस है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफ्ताब और पुत्री दो लोग हैं मेरे भाई इसमें, एक आफ्ताब है और उसकी बेटी है, दो लोग है, ठीक है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले, पूर्व मतलब पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए, और बीजगणितीय रूप ये ग्राफ में भी ऐसे दे रखा है एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, ध्यान समझना। इनकी आपको उम्र बतानी है, क्या बतानी है, इनकी उम्र बतानी है। तो दो लोग है भैया, मानेंगे कि माना आफ्ताब की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। क्या है मेरे भाई? x वर्ष है। मान लो आफताब जो है अभी x साल का है, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी है भाई? y वर्ष है। वो कितने साल की है? वो y साल की है। कोई दिक्कत नहीं है, x y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई दिक्कत है? मान सकते कि नहीं? अरे यार छोटा सा कमेंट कर दो कि यस सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है मेरे भाई। तो आफताब की उम्र मान लो आफताब x साल का है, उसकी पुत्री y साल की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान से देखना, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, फिलहाल पहली कंडीशन पे चलते हैं। शर्त नंबर पहली क्या कहती है? शर्त नंबर पहली ये कहती है, ध्यान से देखना मेरे भाई, शर्त नंबर फर्स्ट से, शर्त नंबर फर्स्ट से देखो, शर्त नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि 7 वर्ष पूर्व, किसकी बात चल रही है मेरे भाई? 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले लिखेंगे। एक काम करते, शर्त नंबर 1 से नहीं चलते, फिलहाल आप टाइम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एज वाले सवाल में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 7 वर्ष पूर्व। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन ये आ गया समझ में, तो एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे भाई, आयु से संबंधित सारे प्रश्न कर लोगे। क्या कहता है? 7 वर्ष पहले। अब आप एक बात बताओ, कोई आदमी अगर 10 साल का है अभी, तो 7 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा बच्चों, समझ आया? माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी 30 साल का है, तो 7 साल पहले वो कितने का हो जाएगा? 23 साल का हो जाएगा, मतलब कम का होगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर आफताब की आयु कम होगी 7 साल पहले, क्या मैं कह सकता हूँ कि उसकी बेटी की आयु भी कम होगी? अगर भाई आपकी आयु भी घटेगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ आपके पापा की आयु भी घटेगी? बताओ, अगर आप आज 10 साल के हो और 2 साल पहले आप कितने साल के होंगे? 10 में से 2 कम कर लो, तो आपके पापा भी तो कम रहे होंगे 2 साल पहले, समझ आया? तो यही बात है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मेरे भाई आफताब की उम्र कितनी रही होगी भाई? आफताब की आयु, ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या मैं कह दूं 7 साल पहले आफताब की उम्र x माइनस 7 वर्ष थी? बताओ, क्या मैं कह सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आफताब घटेगा, तो क्या उसकी पुत्री भी घटेगी? तो उसकी पुत्री की उम्र कितनी रही होगी भाई? पुत्री की आयु कितनी रही होगी भाई? पुत्री अभी y साल की है, तो कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया आसानी से भाई? अगर आफताब घटेगा तो उसके बच्चे भी घटेंगे, सिंपल है। चलो, अब कंडीशन क्या कहती है? कहती है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। शर्त नंबर पहली। अब आएगी शर्त नंबर 1। पहले टाइम पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम शर्त पे आएंगे। क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु ये रही। मैं तुमसे, मैं कौन? आफताब ही तो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफताब कह रहा है अपनी बेटी को। तो आफताब कौन है मेरे भाई? आफताब तो ये है। कहता है मैं तुमसे, यानी कि x माइनस 7, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे मतलब पुत्री, y माइनस 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी मतलब 7 से गुना। देखो भाई, मैं कहता हूं कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते कैलकुलेट करके। तो x माइनस 7 बराबर 7 ही करेंगे तो 7y और माइनस 7 7 49। क्या कर दी भाई? ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर है? चर एक तरफ और बिना चर एक तरफ, यही तो करते हैं हर बार। x माइनस इधर हो जाएगा 7y और ये माइनस में 49, उधर जाके प्लस में 7। बताओ, यहां तक कोई समझ में बस तो आ रहा होगा? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? भैया मैंने क्या किया, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, सिंपल है। दिल पे हाथ रख के बताओ, समझ में आ रहा है क्या? ईमानदारी से बताओ, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 7y और बराबर में ये कितना बनेगा भाई? 42 और 7 49, तो माइनस का 42, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चेक करो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस घटेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
समीकरण 1 मिल गई, अब समीकरण 2 बनाते हैं, क्योंकि समीकरण का ही गेम है सारा, इन सवालों में समीकरण का ही गेम है सारा। समीकरण बनी, फिर तो आप प्रतिस्थापन क्या, विलोपन क्या, ग्राफीय विधि क्या, कोई सी भी विधि इस्तेमाल कर सकते हो भाई। तो हम लेते हैं 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल के बाद की बात हो रही है, 3 साल के बाद की बात हो रही है। अब बताओ 3 साल बाद, अगर अभी आपताप मान लो x साल का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा, बोलो 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 भाई, सोचो। बिल्कुल ठीक, x प्लस 3 साल का होगा, प्लस करना पड़ेगा, बाद के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस, और पूर्व के लिए, पहले के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस। इधर रख लो चीजें, इधर रख लो, मजा आएगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, कोई आदमी 10 साल का है, 3 साल बाद 13 साल का, कोई 20 साल का, 3 साल बाद 23 साल का, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ते हैं। तो भैया आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, अभी आफ्ताब x साल का ही तो है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 साल का। बताओ समझ आया। अगर उसकी पुत्री, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी भैया, उसकी भी तो बढ़ेगी, पुत्री इतनी कितनी थोड़ी रहेगी, है ना, पुत्री भी बढ़ेगी। तो क्या कह सकता हूँ कि y प्लस 3 साल होगा, बताओ y प्लस 3 साल हो जाएगा। अब क्या कहता है, ठीक है, ये तो हो गया उम्र का हिसाब। अब कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कहती है, कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे, यानी x प्लस 3, मैं तुमसे, तुमसे मतलब y प्लस 3, यानी इसकी पुत्री, कितने गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी बोले तो 3 से गुना, 3 गुनी बोले तो 3 से गुना। तो मेरे भाई क्या करो, बस कैलकुलेट कर दो। तो x प्लस 3 बराबर 3 की y में करेंगे तो 3y, और प्लस 3 की 3 में करेंगे तो 9। चर एक तरफ, बिना चर एक तरफ, चर एक तरफ, बिना चर एक तरफ, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस में 3y और बराबर 9 और माइनस में 3। बताओ कोई दिक्कत, तो x माइनस में 3y बराबर में कितना आ जाएगा, 6। समीकरण नंबर 2 आ गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। तो क्या आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, क्या आप प्रतिस्थापन, चेक करो प्रतिस्थापन क्या, कि भैया किसी भी एक समीकरण को लेके चलो दूसरे में रख दो, ठीक है। चलिए करवा देता हूं मेरे भाई, करवाना बेहतर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 1 ये रही, तो समीकरण 1 कहाँ है मेरी, कि x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, ठीक है। मुझे x का मान निकालना है, किसी एक का मान निकाल लो चर का, है ना। तो x बराबर, इसको उधर भेज दूं, ये हो जाएगा माइनस का 42 और प्लस में 7y। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्या किया, समीकरण 1 लेके चले, किसी एक चर का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे, 1 लेके चले हैं तो समीकरण का मान किस में रखेंगे, बताओ जल्दी मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट। समीकरण 1 लेके चले हैं तो किसमें रखेंगे, बिल्कुल ठीक, समीकरण 2 में रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लेके चले तो 2 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये मान समीकरण 1 में, सॉरी 1 तो लेके चले हैं, 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन विधि लगाना तो प्रतिस्थापित लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करते हैं, कहाँ करूं भाई, इधर कर देता हूं, है ना, जगह अपने पास थोड़ी सी कम रह गई, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं सही से करने, ठीक है। मैं चेक करता हूं कि यहां तक दिख जाएगा क्या एक बार, ठीक है मेरे भाई। चलिए दिख जाएगा, है ना, लगभग लगभग दिख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो, तो जहां पे x है वहां पे माइनस 42 प्लस में 7y रख सकता हूं, रखो भाई, माइनस 42 प्लस में 7y। समीकरण 2 का है मेरी, जहां पे x है वहां पे 42 माइनस 7y, तो यहीं पे x है तो माइनस के 42 और प्लस में 7y रख सकते हैं, और माइनस में 3y और बराबर में 6। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें भाई, इस 42 को मैं उधर भेज दूं, खाली नंबर है, खाली नंबर को उधर भेज देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कि प्लस का 7y और माइनस का, अच्छा एक बात बताओ, इसका कुछ हो सकता है क्या, चेक करो, इसका कुछ हो सकता है, प्लस माइनस माइनस,
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस घटेगा, 7y में से 3y गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये 4y है, और ये हो जाएगा 6 प्लस में 42, माइनस का 42 आगे प्लस का 42, ठीक है। अच्छा तो 4y बराबर कितना भाई, 42 और 6 48, कितना हो जाएगा 48। तो y का मान निकालूंगा तो 4 जाएगा उधर, या डायरेक्ट काट दो, 4 से कितने में कटेगा, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। तो मेरे भाई y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा मेरा 12। और y क्या माना था, y क्या माना था, y पुत्री की आयु, तो पुत्री कितने साल की है भाई, पुत्री 12 साल की है। अब पापा कितने साल का हो जाएगा बोले तो आफ्ताब, है ना, तब आफ्ताब की उम्र निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मान कहाँ रख देंगे, ये मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रख देंगे, ये मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 ये रही, क्योंकि x का मान निकालना है तो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो मेरे भाई x बराबर ये है माइनस का 42 और प्लस में 7y, y की वैल्यू बताओ 12 है, y की वैल्यू 12 है तो 12 रख देते हैं मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत है, समझ आया। अब मैं क्या करूं कि x बराबर माइनस का 42 और प्लस 12 सत्ते 84, क्योंकि ब्रैकेट है ध्यान रखना, 12 सत्ते 84, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसको 4 को सही से बनाता हूँ, ये माइनस प्लस माइनस घटेगा, 42 दूनी 84 होते क्या, 42 दूनी 84 होते क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। मतलब x कौन बोले तो आफ्ताब, तो भाई आफ्ताब कितने साल का है, 42 साल का है, उसकी बेटी कितने साल की है, 12 साल की है। बात समझ आई, क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी से कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है आयु पर आधारित प्रश्न। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट करना, प्रैक्टिस सेट लेना, प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन की, तो मेरे भाई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना कि सर एज वाले सवाल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनकी प्रैक्टिस करवा दी, आपका भाई लेके आने का टेंशन ना हो, ठीक है। चलिए तो देरी न करते चलते अगले वाले उदाहरण में, क्योंकि उदाहरण बहुत है इसमें, 10 उदाहरण है टोटल, अभी 5 पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 पे चलते, उदाहरण नंबर 6, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट जल्दी जल्दी, ले लिया। चलिए तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 6 पे मेरे भाई, उदाहरण नंबर 6 क्या है कैसा है, तो देखते हैं मेरे भाई उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 कैसा है क्या है, ठीक है। चलिए तो कहता है, यदि देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि सबसे काम जो जरूरी है वो ध्यान है, फोकस है। अगर फोकस नहीं है ना तो मेरे भाई आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपका ध्यान नहीं है ना तो आपको कोई नहीं बता सकता। फोकस थोड़ा सा रखो और चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो फोकस जरूरी है किसी भी चीज पे। क्या है प्रश्न देखते हैं, कहता है एक दुकान में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, यानी कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितने रुपए में आती है, 9 रुपए में आती है, तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है, यानी 4 पेंसिल और 6 रबड़ मिला के कितने में आती है, 18 रुपए में आती है। प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो हल शुरू करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रत्येक रबड़ और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य आपको बताना है, तो मान सकते हैं, बताओ मान सकते कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, ऐसे प्रश्न में हम मान के ही चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना, माना एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य मेरे भाई कुछ ही मान लो, एक्स या वाई जो मर्जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स रुपए, तथा एक रबड़ का मूल्य एक्स रुपए, तथा पेंसिल का मूल्य, कौन सी पेंसिल का, एक पेंसिल का, है ना, ये याद रखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य वाई रुपए है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक रबड़ का एक्स है रुपए और एक पेंसिल का वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मान सकते हैं। अब उसने क्या कहा है, कंडीशन पे ध्यान देते हैं, कंडीशन पे ध्यान देते हैं। अब क्या कहता है, शर्त नंबर फर्स्ट, पहली शर्त से भैया, पहली शर्त से कहता है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है, 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल, पेंसिल कौन है मेरे भाई, वाई है, ठीक है, और रबड़ कौन है मेरे भाई, एक्स है, ठीक है। तो 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी 3 रबड़ मतलब 3x लिख दूं, और प्लस में 2 पेंसिल मतलब 2y लिख दूं, और बराबर कितने रुपए है, 9 रुपए।
समीकरण नंबर 1 बन गई क्या? चेक करो, चेक करो, बताओ बन गई क्या भाई? अब एक बात बताओ, अगर 5 रुपए में आती है कोई चीज, 5 रुपए में पेंसिल आती है, एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो 2 पेंसिल 5 गुना में 2, 3 पेंसिल 5 गुना में 3, 4 पेंसिल 5 गुना में 3, 5 गुना में 4, समझ आया? अगर पेंसिल 1 रुपए में आती है तो 2 पेंसिल 2y में आएगी, 3 रबड़ 3x में आएगी, ठीक है। शर्त नंबर 2 पे आ जाते, साथ साथ ही है ना। शर्त नंबर 2 से, शर्त नंबर 2 से क्या कहता है? शर्त नंबर 2 से कहता है कि 4 पेंसिल 6 रबड़, 4 पेंसिल 6 रबड़, तो रबड़ कौन है? x है, तो 6 रबड़ मतलब 6x और प्लस 4 पेंसिल मतलब 4y, और कितने रुपए में मेरे भाई? 18 रुपए में। समीकरण नंबर 2 कह दूं क्या? चेक करो, दोनों समीकरण बन गई क्या? बताओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन लगाओ या फिर विलोपन लगाओ और अपना काम निकालो, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या है मेरे, क्या है यहाँ पे? 3 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो क्या मैं किसी एक चर को खत्म कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, या तो मुझे करना पड़ेगा बराबर चर को या फिर प्रतिस्थापन। तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रतिस्थापन लगा देता हूँ, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से, तो मेरे बच्चे प्रतिस्थापन विधि अभी अभी सीखी थी, क्या होती है कि समीकरण 1 से ले लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहती है अपनी? ये रही समीकरण 1, 3x प्लस में 2y बराबर में 9, यही तो समीकरण 1 है मेरे भाई। तो 3x बराबर, इसको उधर भेज दो तो 9 माइनस में 2y, ठीक है। x का मान निकालना है मेरे को, तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। 3 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2y और बट्टे में 3, ये आ जाएगा मेरा x का मान, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? अब तो आराम से समझ में आ रहा होगा, थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाओ मेरे भाई, ठीक है। मैंने एक चर का मान निकाल लिया तो 3 को भी इधर भेज दिया, बट्टे में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से मिटा देता हूं, ये मान कहां रख दू? 2 में रख दो, क्योंकि एक लेके चलाऊं तो 2 में रख दूंगा। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में, ध्यान से देखना, समीकरण 2 में रखूंगा तो समीकरण 2 मेरी ये रही, तो मेरे भाई 6x, x की जगह मैं पूरा पूरा रख सकता हूं ये, ठीक है। तो 9 माइनस 2y बटे 3, 9 माइनस 2y और बट्टे में 3, और यहां पर है मेरा प्लस में 4y और बराबर में 18, ठीक है मेरे भाई। समीकरण 2 में मैंने x का मान रख दिया, अब x का मान रखा तो 3 दूनी 6, काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना में है तो 2 में 18 डायरेक्ट कर सकता हूँ, और माइनस 2 दूनी 4y और प्लस में 4y और बराबर में 18, 4y से 4y 18 बराबर में 18। अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे आ गया? y का मान कुछ आया नहीं, x का मान कुछ नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया? कैसे हुआ है चेक करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ही डेंजर सवाल है, डेंजर नहीं कह सकता मतलब, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा तो आप बोलोगे यार सर x की वैल्यू नहीं आई, y की वैल्यू नहीं, सर जाते रह जाओगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे ना तो x का मान मिला ना y का मान मिला, क्यों नहीं मिला? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, क्या ये समीकरण इसी के जैसी नहीं है? क्या दोनों समीकरण एक जैसी नहीं है? काटो, काट दो भाई 2 से, ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18, चेक करो क्या दोनों की दोनों समीकरण एक ही है? क्या दोनों की दोनों समीकरण एक ही है? बिल्कुल एक ही है, और जब एक ही होती है मतलब समपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं हैं। जब समपाती रेखाएं हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? यार इसके तो बहुत सारे हल होंगे, इसके तो अनेक हल होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? अतः इसका कोई भी स्पेसिफिक हल नहीं है। अब लिख सकते हैं इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से मेरे भाई अनेक हल हैं। बात समझ आ गई? इसके बहुत सारे हल हैं, कोई स्पेसिफिक हल नहीं है, इसका कोई स्पेशल हल नहीं है, आप कितने भी निकाल सकते हो x की वैल्यू y की वैल्यू रख के यहाँ पे, ठीक है। चले तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। ले लिया?
चलिए तो भाई जो भी बच्चा यहाँ तक देख रहा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगले उदाहरण पे चलते हैं फटाफट, उदाहरण नंबर 7 पे। तो मेरे भाई देखते हैं उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 7 की लिए गुरुजी, ये 7 मेरे भाई बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर नहीं आया समझ में तो अपने भाई को जरूर कमेंट करना, करवा देगा, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, क्योंकि ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नया भी है, ठीक है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें अनुपात आ चुका है, तो जिसमें अनुपात आ गया वो नया है, तो उसको आराम से करेंगे, ध्यान से देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे ध्यान से आ भी चुका है पहले, ठीक है। चलिए क्या है कि जो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय बोले तो इनकम, सैलरी, ठीक है, दो व्यक्ति है, दो उनकी आय का अनुपात 9:7 है। जो ये दो बिंदु है ये अनुपात का साइन है, क्या है ये? अनुपात का साइन। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? समझो कि उनकी महीने की इनकम बतानी है दोनों आदमी की, कि भैया पहला आदमी कितना कमाता है और दूसरा बंदा कितना कमाता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, मान तो सकते ही है ना। चलिए मान लेते हैं भाई, हल देखते हैं यहां पर मेरे बच्चे, कि माना उनकी आय, माना उनकी आय 9x तथा 7x है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर अनुपात दे रखा है, ये किसका अनुपात है मेरे भाई? ये आय का ही तो अनुपात है। किसका अनुपात है? आय का। तो आय मतलब x है और खर्चा मतलब y है, तो आय में x कर देंगे मल्टीप्लाई और खर्चे में y कर देंगे। समझ आया क्या भाई? ये आय का अनुपात है, तो यानी कि आय मान लिया हमने x, तो ये कितना हो जाएगा? 9x और 7x। और खर्चे कौन है? खर्चे मेरे ये है, और खर्चों को मालूम है y, तो 4y और 3y। समझ आया? तथा लिख देंगे, तथा खर्चे क्या है? 4y तथा 3y है। वह लिख दो यहाँ पे, ये लो जी, बात समझ में आ गई। मान लिया हमने उनकी आय 9x तथा 7x है, तथा खर्चे 4y और 3y है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं खर्चा मान लिया x, तो खर्चा मान लिया मैंने y, तो y के साथ 4y और 3y दोनों ही तो खर्चे हैं, अनुपात में है। अनुपात मतलब एक क्वांटिटी को मिला के कोई तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। किसी मान लो 4:3 है, तो 4:3 का मतलब है टोटल कितना है? 7। टोटल कितना है? 7 हिस्सों को तोड़ा 4/3 में, ठीक है। यानी टोटल क्वांटिटी में से जब किसी को तोड़ दे तो उसका अनुपात में लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो। बाकी अनुपात वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो आप आगे जाके पढ़ लोगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। शर्त नंबर पहली, क्या है? ध्यान से देखना, या प्रश्नानुसार लिखो, है ना, इसमें शर्त तो कोई है नहीं, प्रश्नानुसार लिख दो आप, ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ध्यान से देखना। मान लो कोई आदमी 10 रुपए कमाता है, मान लो 10 रुपए कमाता है कोई आदमी, यानी बच्चा है, उसको पॉकेट मनी मिलती है 10 रुपए, किसी को पॉकेट मनी 10 रुपए मिलती है, ठीक है, और उसमें से वो 5 रुपए खर्च कर देता है। खर्च मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर 5 रुपए खर्च कर दिए मतलब कम हो गए उसके पास 5 रुपए, तो अब उसके पास कुछ ना कुछ बचेगा, सेविंग बचेगी भैया। कितने बचेंगे भैया? 5 रुपए बचेंगे। बात समझ में आई क्या? अगर मैं इनकम में से खर्च को माइनस कर दूं तो क्या सेविंग आती है मेरी? क्या मेरी सेविंग बचेगी? मान लो मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं, मैंने 15,000 खर्च कर दिए, तो क्या मेरी सेविंग हो जाएगी? कितनी होगी? 5,000। समझ आया? यानी खर्च को माइनस करके, खर्च निकाल के हमेशा जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इतना सा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई, ठीक है। तो अभी मेरे पास आय कितनी है मेरे भाई? 9x है पहले बंदे की, ठीक है ना, और खर्च कितना कर रहा है पहला बंदा? 4x कर रहा है। ध्यान से देखना, तो ये मेरा हो जाएगा 9x माइनस में 4y बराबर में 2000 रुपए। बताओ बात समझ में आ गई क्या? समीकरण नंबर 1 बन गई। देखो ध्यान से कि पहला आदमी 9x रुपए कमाता है,
और खर्च कितने करता है 4y। तो जब इनकम में से खर्च को माइनस कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो क्या करता है 2000 रुपए बचाता है प्रति महीने प्रत्येक व्यक्ति। हर आदमी कितने बचाता है 2000 रुपए, तो बराबर में कितना आ गया 2000 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई क्या कि दूसरा बंदा 7x रुपए कमाता है और खर्च कितने करता है 3y, तो माइनस कर देंगे। लेकिन ये भी कितने बचाता है, कहता है हर आदमी 2000 रुपया बचाता है भैया, 2000। तो समीकरण मेरी बनके हो गई है तैयार। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या? समझ आ गया आसानी से? भाई समीकरण 1 भी निकाल लिया और समीकरण 2 भी निकाल लिया हमने, 1 ही रही 2 ही रही। अब आप क्या करोगे, विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, इसका आंसर लगाओ। क्लियर है? कर लोगे आराम से, विलोपन और प्रतिस्थापन लगा दोगे, आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो मुझे भैया आप ध्यान से देखना, मुझे आप पहले आदमी की इनकम भी बतानी है और दूसरी भी बतानी है। तो इनकम मतलब 9x निकालना है आपको और आपको 7x निकालना है। याद रखना, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। x का मान निकलेगा पहले तो, और जो भी x का मान आएगा आप उसको क्या करोगे 9 से गुणा कर दोगे, फिर 7 से गुणा कर दोगे, तो दोनों आदमी की क्या आ जाएगी, मासिक आय आ जाएगी। समझ आया? समझ आया। चलिए उदाहरण नंबर 8 है ये, जाके देख लेना, अगर नहीं आएगा समझ में बता देगा। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेना आप। तो x की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आएगी। यहाँ से भाई x की वैल्यू आएगी आपकी 2000 रुपए। कितना आएगा मेरे भाई 2000 रुपए। x की वैल्यू जब आप इसको विलोपन विधि से लगाओगे, प्रतिस्थापन से लगाओगे, तो 2000 आएगी। तो जो इनकम बनेगी मेरे भाई, पहले आदमी की इनकम कितनी बनेगी 9x है, तो 9 गुना में 2000 कितना हो जाएगा 18000। समझ आया? और दूसरे की हो जाएगी 7 गुना में x मतलब 2000, कितना हो जाएगा 14000। क्लियर है? चेक करो, पहले आदमी की 14000 है और दूसरे आदमी की 18000 है। प्रत्येक आदमी 2-2000 बचाता है, तो ये भी 2000 बचाएगा और ये भी कितना बचाएगा 2000 बचाएगा, तभी तो जाके 4000 का गैप बनना है। 14 और 4 18। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। चलते हैं उदाहरण नंबर नेक्स्ट पे, और देखिए यहीं पे बताता हूं मैं उदाहरण नंबर 9 में क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करके इस्तेमाल करना है। आपको दिख रहे हैं, विलोपन विधि का आपको इस्तेमाल करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं एक बार अच्छे तरीके से, कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए मेरे भाई, विलोपन विधि थोड़ा सा भैया मोबाइल से वीडियो बनती है तो इसलिए नहीं आ रहा है सही से शायद, लेकिन कोशिश करते हैं इसको सही से दिखाने की। ये देखिए जरा विलोपन विधि, ये देखिए मेरे भाई विलोपन विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है उदाहरण नंबर 9। ठीक मेरे भाई, चलिए तो अब चलते हैं हम उदाहरण नंबर 10 पे और लास्ट पे, क्योंकि उदाहरण नंबर 10 ये है मेरे भाई लास्ट उदाहरण, 1 नंबर उदाहरण है। ठीक है ना, इस वाले उदाहरण पे चलते हैं फटाफट। तो चलिए मेरे भाई उदाहरण नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर 10। चलिए मेरे भाई तो उदाहरण नंबर 10 देखते हैं, उदाहरण नंबर 10 क्या है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है ये भी बतानी है। ठीक है, तो बहुत इंपोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है पूरे। और ये आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। ये वाला सवाल, इसी टाइप का सवाल आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, प्रश्नावली मिल जाएगा, जाके देख लो और मेरे भाई सीख लो। सारी प्रश्नावली हमने चैप्टर पूरा खत्म कर रखा है, सबसे लास्ट में हमने उदाहरण करवाए हैं, एक तरफ से सारे उदाहरण। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं क्लास का। जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।